आज का जो हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक है वो है क्लाइमेट चेंज। ये मुझे कहने की जरूरत नहीं आपकी, अगर तो एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर तो इंसान है। अगर इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है, इतना अगर ये डेटा बता रहा है कि इस साल 3-4 साल पहले पूरा जो अर्थ है वो बैलेंस करता है। घर बनाए जा रहे हैं, बाकी कंट्रीज में भी हो रहा है इसका। वेलकम टू वेद आई टेक यूट्यूब चैनल। आज का पॉडकास्ट का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अलग है। मैं खुद एक्साइटेड हूँ सीखने के लिए हमारे दो धुरंधरों से, मिस्टर नीरज पांडे सर एंड मिस्टर मनोहर पाटिल सर। सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं। एंड आज का जो हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक है वो है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज बहुत ही जरूरी है समझना। मैं खुद समझना चाहता हूं कि क्लाइमेट चेंज के बीच में एंड वेदर चेंज के बीच में डिफरेंस क्या होता है एंड हमारे ओवरऑल भविष्य के ऊपर उसका अच्छा या बुरा प्रभाव क्या होने वाला है। आपका क्वेश्चन काफी अच्छा है। ये जानना जरूरी है हमें कि वेदर और क्लाइमेट डिफरेंट है। वेदर इज लाइक योर मूड। आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, कल मेरा मूड अच्छा हो सकता है। लेकिन जो क्लाइमेट है वो मूड नहीं है, वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम की रेनफॉल और जो आगे के मौसम जो कई सालों से टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब चीजें मिलके फिर आपके पूरे क्लाइमेट को बनाते हैं। मतलब मूड टेम्पररी होता है तो वेदर भी टेम्पररी हो सकता है, बट क्लाइमेट टेम्पररी नहीं होता है। ये ओवर द ईयर्स धीरे धीरे बदलता है। तो जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो कंसर्न है ये, हमें समझना है कि ये ओवर द ईयर्स का डेटा लेके, काफी सालों के डेटा को लेकर हम फिर एनालाइज करके बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नॉट जैसे मूड की आज हुआ चेंज कल हुआ चेंज वैसे। यस, एग्जैक्टली, आई एग्री विथ व्हाट सर सेड। दरअसल जब भी हम छोटे थे तो ये डिस्कशन हम तब भी करते थे क्लाइमेट चेंज का या वेदर चेंज का, वेदर पैटर्न चेंज का। तभी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये बातें होती थी कि आने वाली जनरेशन को ये दिक्कत होने वाली है। तो पता नहीं क्यों, बट एक एक मजा आता था डिस्कशन में, बिकॉज हम जानते थे कि जो भी डिस्कशन हो रहा है, जैसे कि पूरा अर्थ अगर सूखा पड़ने वाला है, बहुत गर्मी होने वाली है, वो हमें तो इम्पैक्ट नहीं करेगा। आज से 100-150 साल के बाद में जो भी दिखाई देगा। लेकिन आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो आउट ऑफ एक्सपीरियंस है। आज हम सच में वेदर चेंज भी देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज भी देख रहे हैं। क्लाइमेट चेंज और वेदर चेंज को मैं इस तरह से डिफाइन करूंगा कि क्लाइमेट चेंज, जैसे सर ने कहा, ओवरऑल है। जैसे हमें पता है कि आज मॉनसून है। मॉनसून में अगर मॉनसून ना हो, दैट इज क्लाइमेट चेंज। गर्मी के वक्त अगर गर्मी ना हो, दैट इज क्लाइमेट चेंज। वैसे ही ठंडी के वक्त ठंडी ना हो, गर्मी फील करो या बारिश हो रही, दैट इज क्लाइमेट चेंज। वेदर चेंज यानी बारिश के वक्त आपको गर्मी लग रही है, या ठंडी के वक्त आपको गर्मी लग रही है, या गर्मी के वक्त आपको ठंड लग रहा है, तो दैट इज वेदर चेंज। ये पैटर्न आप देख सकते हैं पिछले कई सालों से। गर्मियां बढ़ती जा रही है, गर्मी के अंदर भी इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है, इतना हीट बढ़ता जा रहा है कि वो असहनीय होता जा रहा है। इसे कहेंगे वेदर चेंज। मेरे लिए दोनों भी बहुत बड़ा खतरा दिखता है। क्लाइमेट चेंज मैं ये नहीं कहूंगा कि इंसान ही करता है, नेचुरल भी होता है। जैसे अगर आप देखेंगे, एक जमाने में आइस एज था, आइस एज चला गया, दैट इज क्लाइमेट चेंज। वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, दैट इज ऑल्सो क्लाइमेट चेंज। उससे भी कई जो इफेक्ट्स दिखाई देते हैं, क्लाइमेट चेंज। तो इंसानी भी है और मैनमेड भी। इंसान की बात करें तो इंसानों ने जो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स लाए हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में जो हम छोड़ रहे हैं, व्हीकल्स के जरिए, बड़े बड़े कारखानों के जरिए, इन सब चीजों के चलते, खास करके 1750 में जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जब भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद में जो हम वेदर पैटर्न का जो चेंज देख रहे हैं, इट इज द एविडेंस दैट हमने, इंसानों ने ये वेदर चेंज लाया है। तो यस, इंसान कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। आपने कहा कि फ्यूचर में इसका क्या होगा, तो फ्यूचर सर अगर इसी ट्रेंड से चलते रहे तो हमारी जो आबादी है या जो वाटर क्राइसिस है वो बहुत ही ज्यादा बुरा प्रभाव लेकर आएगा। ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर भी बहुत ही खराब इंपैक्ट लाएगा, जो अभी हम देख भी रहे हैं। कई सारे, जैसे हमने ऑब्जर्व किया कि हम जब छोटे थे तो बहुत सारी चिड़िया हमें दिखाई देती थी, तो चिड़ियों का आज दिखना भी एक तरह से नागवार हो गया है। इसके भी रीजन है ऑब्वियसली, बिकॉज अब जिस तरह से हम घर के स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, उस वक्त उनके हमारे घरों में जगह होती थी तो वो कहीं पर जाकर बैठते, फॉरेस्ट होते थे, पेड़ पौधे होते थे, तो चला गया है, तो उनके घर हमने खत्म कर दिए। प्लस जो इंसेक्ट्स वो खाते थे, आज हम इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं,
तो उनका हमने खाना भी खत्म कर दिया। तो यस सर, ये सिर्फ जानवरों के लिए ही नहीं है, इंसानों के लिए भी खतरा है, खुद मदर अर्थ के लिए भी खतरा है। इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा सर, मैं आपका थोड़ा समय लूंगा कि रिसेंट आपने अगर न्यूज़ वगैरह पढ़ा होगा, सुना होगा, तो टॉप 50 हॉटेस्ट सिटी अगर वर्ल्ड में कोई है तो इंडिया में है। इसीलिए हमारा कंसर्न है, एंड दैट इज व्हाई वी मेकिंग द पॉडकास्ट। पॉडकास्ट बनाने का रीजन ये है कि हम अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि इंडिया इज गोइंग टू बी एंड ओवरऑल साउथ एशिया इज गोइंग टू बी अफेक्टेड द मोस्ट। सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज या हीट वेव या जो आगे आने वाला है, हम सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाले हैं और हो रहे हैं। अगर ये डेटा बता रहा है कि पूरे मई में हाईएस्ट हॉट सिटीज अगर कोई है टॉप 50 तो इंडिया में है, तो आपको तुरंत अलर्ट होना पड़ेगा, सॉल्यूशंस देखना पड़ेगा। करेक्ट। एज अ ज्योग्राफी स्टूडेंट मेरे मन में और एक सवाल है कि ये जो क्लाइमेट चेंज के साथ और एक टर्म हमें सुनने मिलता है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। तो ये हाउ ग्लोबल वार्मिंग इज डिफरेंट देन क्लाइमेट चेंज, या दोनों सेम है या दोनों डिफरेंट है? इस पे थोड़ा मैं खुद क्यूरियस हूँ। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ग्लोबल वार्मिंग अगर सीधे सब शब्दों में कहूं तो यही है कि ग्लोब हमारा वार्म होते जा रहा है, गर्म होते जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्मी हो रहा है, कहीं पर अगर देखो ये पूरा जो अर्थ है वो बैलेंस करता है। अगर कहीं पर बहुत गर्मी हो रही है तो कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश भी हो जाती है, तो कहीं पर आपको फ्लड दिखाई देंगे, कहीं पर बहुत गर्मी होंगी। तो दैट इज दिस ग्लोबल वार्मिंग। अगर मेरी सुने तो मैं तो कहूंगा कि 100% इज मैन मेड, पूरी तरह से इसको इंसानों ने तब्दील किया हुआ है। इसमें नेचुरल कुछ नहीं सर। यानी जैसे मैंने कहा आपको कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो जैसे ही फैक्ट्रीज बढ़े, जैसे ही व्हीकल्स बढ़े, जैसे ही हम घर के अंदर भी जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर से जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वाटर वेपर है, इनके प्रेजेंस के चलते होता है ग्लोबल वार्मिंग। अब ना जब जब भी मैंने बचपन में किताबें पढ़ी है ना, ग्लोबल वार्मिंग को क्रिएट करने वाले या इनके इनके जो फैक्टर्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को विलन की तरह हमेशा दिखाया गया है, विच इज एक्चुअली नॉट ट्रू। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि वाटर वेपर, दरअसल क्या करते हैं, दरअसल सन से आने वाली हीट को ट्रैप करके रखते हैं, विच इज वेरी वेरी नेसेसरी। वो ब्लैंकेट है। पता है पूरे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है, औसतन जो टेम्परेचर है वो है 15 डिग्री सेल्सियस। मतलब कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है, एवरेज 15 है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो फिर हमारे अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होता, जो हमारे लिए अनइनहेबिटेबल होता। यानी इनका काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर वेपर या इवन मीथेन, ये क्या करते हैं, ये हीट को ट्रैप करके रखते हैं, जो हमारे लिए जरूरी भी है। तो प्रॉब्लम कहां पर है, प्रॉब्लम यहां पर है कि इनका प्रपोर्शन बहुत ज्यादा हो गया है। हमारे अर्थ पर जो सस्टेनेबल कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है, इट मस्ट बी अराउंड 0.028, इतना परसेंट होना चाहिए। अभी वो 0.056 से भी क्रॉस होते जा रहे हैं, यानी कि डबल, मोर देन डबल। ये प्रपोर्शन मैटर करता है। और मीथेन तो कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। इट इज 28 टाइम्स एक्चुअली डैमेजिंग देन कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि मीथेन जो है ना, मीथेन और भी ज्यादा हीट ट्रैप करता है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड के होने की रीजन क्या है, जैसे मैंने कहा फैक्ट्रीज है। हम जितना कार्बन का एमिशन करते हैं, इसे हम हिंदी में कहते हैं कार्बन उत्सर्जन। हम जितना कार्बन का एमिशन करते हैं, यूजुअली कार्बन डाइऑक्साइड बनकर वो हमारे एयर में नीचे की तरफ रह जाता है। मीथेन जो है ना, वो एनिमल के डंग से या एनिमल के, या इवन जो हम खाना जो वेस्ट करते हैं ना सर, जो हम होटल में गए हमने खाना वेस्ट कर दिया, उस खाने से भी मीथेन गैस बन जाती है। कई दफा लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये जो हीट बढ़ते जा रही है इसका रीजन कुछ और होगा, इंसान नहीं होंगे, लेकिन ये गलत है। अगर सन के चलते, अगर आपका ये मानना है कि सन बहुत ज्यादा हॉट हुआ है, तो दरअसल पिछले कई सालों से, कई डिकेड से सन से आने वाली हीट लगभग उतनी ही है। मैं मानता हूं कि थोड़े से अर्थ के टिल्ट होने के चलते थोड़ा ज्यादा हीट आता है अर्थ पर, दैट इज एग्रीड। लेकिन सन से आने वाली हीट अगर सच में ज्यादा होती तो आप सोचिए, हमारे अर्थ पर जो लेयर है, जो सबसे निचला लेयर है ट्रोपोस्फेयर है, उसके ऊपर का लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। अगर सन का हीट सच में अगर इसके लिए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता, तो पहले तो वो स्ट्रेटोस्फेयर जो ऊपर वाला वो गर्म होता, जबकि ऐसा नहीं है, जबकि ट्रोपोस्फेयर गर्म होता है। इसका मतलब यह है कि हमारे अर्थ पर ही कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हीट को ट्रैप करके रखते हैं, जिसके पीछे इंसान एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। हाँ, सर के पॉइंट को ऐड करना चाहूंगा मैं। ग्लोबल वार्मिंग जो आपने क्वेश्चन पूछा था, एग्जैक्टली ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस है, जैसे सर ने बताया, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, एसी से एग्जॉस्ट जो निकलते हैं, एसी गैसेस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब चीजें। तो एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर तो इंसान है, अगर सिंगल कॉज पता करें तो।
हम ही है जो हम एसी यूज करते हैं, हम ही है जो कार्स यूज करते हैं, कार्स से कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा एग्जॉस्ट होता है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से, मानिए या मत मानिए, अभी हो सकता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक्सेप्ट ना करे, इतना बड़ा इंडस्ट्री है। दैट इज वाई वी हैव इन इंडिया नाउ कैफे 3 नॉर्म्स। कैफे 3 जैसे नॉर्म बना रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में बना हुआ है, इंडिया में तो लेट आ रहा है। क्यों बना है ये? बिकॉज द साइंटिफिक कम्युनिटी एंड द एंटायर जो नॉलेज कम्युनिटी है, दे नो कि वी आर द वन हु आर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस। और हमारा कंट्रीब्यूशन भी, जैसे सर ने थोड़ा सा उसका बताया साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, कि अर्थ है, अर्थ को अगर ये ग्रीन हाउस नेचुरल है, ये गैसेस अगर उसको वार्म नहीं रखेंगे तो लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती है। तो ये तो अच्छा काम कर रहे थे, बट हमने जो एक्स्ट्रा निकालना शुरू किया थ्रू एसीज, थ्रू फ्रिज, इवन रेफ्रिजरेटर आपका, थ्रू कार्स, वो एक्स्ट्रा टेम्परेचर बढ़ा दिए। सो ग्लोबल वार्मिंग इज द इफेक्ट दैट वी आर सीइंग एंड वी आर द कॉज। लेट्स पॉइंट फिंगर्स एट अस। इस पे मैं यही समझना चाहता हूँ कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी हमारी कौन सी आदतें हैं जिसकी वजह से ये नुकसान पर्यावरण को हो रहा है, और इसको ठीक कैसे किया जाए। अब आदतें तो बहुत हमारी बुरी हो चुकी हैं। हम अगर जाते हैं मार्केट में तो हम कार निकालते हैं, बाइक निकालते हैं। नॉर्मली क्या करना चाहिए? वॉक करना चाहिए, साइकिल यूज करना चाहिए। वन ऑफ माई फ्रेंड इज इन यूएस, सो ही इज अ साइंटिस्ट देयर। जब वो आया था इंडिया में कुछ कई साल, 3-4 साल पहले, तो ही सेड कि इन मुंबई, एज पर दी साइंटिफिक कम्युनिटी और एज पर दी एनालिसिस, आपके पास गाड़ी रखना क्राइम होना चाहिए, कार रखना। एंड ही एक्सप्लेन्ड मी, एंड दिस वाज द सेम थिंग दैट यू कैन नॉट हैव। आप पॉपुलेशन देखिए, आप प्रैक्टिकल कितने सारे प्रॉब्लम है कि आपको पार्किंग की जगह नहीं है फिर भी गाड़ी ले रहे हैं, आपको डीजल पेट्रोल कॉस्ट बढ़ रहा है फिर भी गाड़ी ले रहे हैं। तो नेचुरली हम कंट्रीब्यूट, जैसे ही हम इवन घर पे बैठे बैठे हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारी हर आदतें, फ्रिज यूज कर रहे हैं, ऐसी सब चीजें हम इलेक्ट्रॉनिक्स आज यूज कर रहे हैं। एसीज, गर्मी के टाइम एवरेज बिल, मैं हर किसी को पूछता हूँ, सर को पूछा, दोस्तों को पूछता हूँ, 3 टाइम्स, 2.5 to 3 टाइम्स एसी बिल बढ़ जाता है। सो एक तो गर्म हो रहा है एटमॉस्फेयर, ऊपर से हम एसीज यूज कर रहे हैं एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से मतलब इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, वन थिंग लीड्स टू अनदर। एंड सी, हम क्यों सफर करें? हमारा एक इंडियन हमारा मेंटालिटी है, हमें तो गर्मी लग रहा है, हम एसी चालू करेंगे, हम पे कर रहे हैं ना इलेक्ट्रिसिटी बिल। बट ओवरऑल हम कितना डैमेज कर और पूरे एनवायरनमेंट को, हमारा क्या एक मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मोरालिटी मैं बोल रहा हूँ, मोरालिटी कमी। तो आप बोलेंगे सोल्यूशन अगर मैं बताऊँ तो सिंपल है, छोटे मोटे डिस्टेंस है, साइकिल यूज करिए, चल के जाइए, है ना। थोड़ी बहुत गर्मी है तो सह लीजिए, एसी मत लगाइए। करेक्ट। ऑफ कोर्स रात की नींद अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए एसी जरूरी है। दोपहर में बहुत, अगर कोई बूढ़ा है घर पे, कोई नहीं सह सकता, तो उसके लिए एसी वगैरह यूज करना जरूरी है। ऑफिसेस में हर जगह आप देख रहे हो एसी वगैरह, लॉट ऑफ हमारा पूरा लाइफस्टाइल जो है ना, वही कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। सर ने लगभग सारी बातें कवर की। छोटी छोटी जो हमारी आदतें हैं ना, जैसे कि ब्रश करते वक्त पानी का टैप खुला छोड़ देना, जैसे चार्जिंग हमने कर दिया तो चार्जिंग का बटन ऐसे ही खुला छोड़ देना, मोबाइल उस प्लग से बाहर निकाल देना, या टीवी बंद करना रिमोट से, लेकिन वहां पर इसे फैंटम लोड कहते हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी धीरे धीरे तो वेस्ट होती रहती है। इन छोटी छोटी आदतों को हमें चेंज करना है। आपने जो एसी की बात कही, सही अपने सर कहा कि वो जो बंदा एसी यूज करता है, मान लो कि अमीर इंसान है, ये कह सकता है कि मैंने मेरे घर पर क्लाइमेट बना लिया है, मैं पैसे पे कर रहा हूं, तो इससे आपको क्या। लेकिन दरअसल एज पर थर्मोडायनामिक्स, एसी जो रूम के अंदर का टेम्परेचर है या जो एयर है उसको कूल नहीं करता है, वो सिर्फ उसके अंदर का हीट बाहर फेंक देता है। तो ये मुझे कहने की जरूरत क्यों यहाँ पर कि अगर पूरे कॉलोनी में सभी लोगों ने अगर एसी का यूज किया तो बाहर का जो टेम्परेचर है वो कम से कम 2-3 डिग्री से बढ़ता है। अब बेचारा जो अगला बंदा आया जो विदाउट एसी भी अगर यूज करना चाहेगा अपने घर को, नहीं कर पाएगा। तो आगे चलकर क्या होगा, जो अमीर इंसान ये सोचता है कि आज मैं एसी यूज कर रहा हूं, मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे कार में एसी है, मेरे ऑफिस में एसी है, मेरे घर पर एसी है, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। जब आने वाले समय में मिडिल क्लास लोग, गरीब लोग भी जब एसी यूज करेंगे तो पूरा जो हमारा अर्थ है वो एक माइक्रोवेव ओवन की तरह बनेगा, तब वो कहां जिएगा। और उसके बाद जब भी जो लोड शेडिंग होगा, जो ग्रिड पर जो इसका जो इम्पैक्ट आएगा,
उस इम्पैक्ट के चलते उसका घर भले कांच का हो, भले बहुत बढ़िया हो, लेकिन अगेन वो खाली अवन की तरह बन के रह जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट तो हमें लॉन्ग टर्म दिखाई देगा। फिर देखो, जो नेचर है वो आपका बैंक बैलेंस देखता नहीं है। अगर अगर समथिंग हार्म्स द प्लैनेट, इट हार्म्स एवरी वन ऑफ अस। सिंपल सी बात है। तो यस, छोटे छोटे स्टेप्स हमें आज से लेने जरूरी है, और ये छोटे छोटे जो इफेक्ट्स हैं इसके आगे चलकर बहुत ही बड़ा कॉन्सिक्वेंस दिखाएगा। मैं सिर्फ ऐड करना चाहूंगा कि ये लाइफस्टाइल या तो रिसेट करें हम एज ए ह्यूमन, या तो नेचर हमें रिसेट कर देगा। करेक्ट। दूसरा जो बोलना था कि सिंपल लाइफस्टाइल, हम जाते हैं रेस्टोरेंट में खाने के लिए, राइट? तो हमने देखा है कि ज्यादा रेस्टोरेंट जो अपने आप को 3 स्टार या 4 स्टार बोलते हैं या एलिट क्लास रेस्टोरेंट बोलते हैं, आपने एक प्लेट पूरी तरह से खत्म नहीं किया या उसमें पूरा जूठा लगा नहीं है, वो आते ही चेंज कर देते हैं। आप सिंपल स्टेप ले सकते हो, आपका ही जूठा है, आप ही खा रहे हो, आप बोलिए कि नहीं, लेट द प्लेट रिमेन एज इट इज, आई विल यूज ओनली 1 प्लेट। जस्ट इमेजिन कि आप एक बार डिनर कर रहे हो और लंच कर रहे हो और आपके प्लेट 4 बार चेंज होते हैं, तो व्हाट इफेक्ट इट विल कॉज ऑन एनवायरनमेंट। आप प्लेट को, क्योंकि आपका ही प्लेट है, आपका ही जूठा है, आप उसको ही यूज करिए। या मैक्सिमम आपको लग रहा है कि आप इसको नहीं यूज कर सकते, तो आप दूसरा प्लेट यूज करिए। करेक्ट। बुफे सिस्टम में भी देखिए, हम एक बार लाते हैं, खाते हैं, फिर दूसरे आते हैं, उसको लेके चले जाते हैं, फिर दूसरा प्लेट हम लाते हैं। ये सिंपल लाइफस्टाइल रिसेट करने की जरूरत है, नहीं तो माइंड में नेचर हमें रिसेट करेगा और जल्दी करेगा। सिंपल लाइफस्टाइल से ये भी मुझे याद आता है कि हम जब हमारे जो बचपन में जो घर होते थे, अब देखिए उसमें क्रॉस वेंटिलेशन पूरी तरह होता था कि एक दीवार पर एक विंडो है, दूसरी दीवार पर एक दूसरा विंडो है, तो क्रॉस वेंटिलेशन से एसी की जरूरत नहीं पड़ती थी। इनफैक्ट हम फैन भी पूरे 24 घंटा नहीं लगाते थे। आज के जो बड़े बड़े टावर्स है उसमें क्रॉस वेंटिलेशन पूरी तरह मिसिंग है। तो ये भी स्टेप्स लिया जा सकता है बड़े लेवल पर। यहाँ तक कि अगर हमारा घर है, घर के ऊपर अगर हम छत को व्हाइट कलर अगर पेंट करें, तो वहां से भी थोड़ा सा 1-2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ सकता है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में तो है ही, ऑफ कोर्स, जैसे आपने कहा फूड स्कैसिटी, जैसे आपने कहा कि हम जब जाएंगे होटल में, खाना वेस्ट ना करें, वो भी एक कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जैसे ही हमारा क्लाइमेट चेंज होगा, सबसे पहला असर दिखाई देगा वाटर मैनेजमेंट पर, उसका असर दिखाई देगा एग्रीकल्चर पर। और अगर एग्रीकल्चर में क्रॉप्स अगर बनेंगे नहीं, तो ऑब्वियसली डिमांड सप्लाई में जो इम्बैलेंस दिखाई देगा, महंगा होगा, एक्सपेंसिव होगा। और इस एक्सपेंस के चलते या इसके कॉस्ट बढ़ने के चलते जो हमारा जीडीपी है वो खत्म होगा। सिर्फ इंडिया का नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका हमें इम्पैक्ट दिखाई देगा। तो छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे तो इसका इफेक्ट हमें आगे चल के बहुत बड़े लेवल पे दिखाई देगा। सर, ये क्लाइमेट चेंज तो भी टर्म समझ में आ रहा है, पर अगेन एक वीक ज्योग्राफी स्टूडेंट मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे इस पॉडकास्ट को देख रहे, ये आजकल एक टर्म सुनते हैं एल नीनो करके, तो ये क्या है बेसिकली? काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका सर। क्लाइमेट चेंज में अगर एल नीनो की बात ना करें तो ये टॉपिक भी अधूरा होगा वैसे। इसके पीछे का रीजन ये भी है कि सुपर एल नीनो का जो फोरकास्ट है वो हुआ है आने वाले जुलाई अगस्त मंथ में या मे बी सितंबर में इंडिया में एल नीनो आने की संभावना है। एल नीनो एग्जैक्टली है क्या? वैसे स्पेनिश वर्ड है एल नीनो, एल नीनो यानी कि लिटिल चाइल्ड। इसका जो नामकरण भी कुछ बहुत ही दिलचस्प तरीके से हुआ था। साउथ अमेरिका में जो कंट्रीज है, पेरू, इक्वेडर, वहाँ के कुछ फिशरमैन ने देखा कि लगभग नवंबर के मंथ में पानी जो है वो जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा है। वहाँ के फिशरमैन ने ऑब्जर्व किया, और फिर वो करीबन 6-7 साल के दरमियान ऐसे बीच बीच में से होता था। तो आज भी वैसे ही एल नीनो हर साल नहीं होता है, इट टेक्स गैप। तो उन्होंने उसका नाम दिया था लिटिल जीसस। तो वहां से ये नाम धीरे धीरे चेंज होकर फिर एल नीनो बना। एल नीनो में होता क्या है, अगर हम ज्योग्राफिकली या साइंटिफिकली बात करें तो जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन का जो ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड आप देखेंगे, अगर आपके सामने मैप है, उस मैप में जहां पर अमेरिका होगा लेफ्ट हैंड साइड में आपके, उसके भी जो पीछे का इलाका है दैट इज पैसिफिक ओशन, राइट? तो उस अमेरिका के जस्ट बाजू में जो इलाका है वो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है। वहां पर दरअसल पानी जो है वो बहुत गर्म होकर जो ट्रेड विंड्स जो यूजुअली जो यहाँ पर आते हैं, किस तरफ? हमारे एशिया की तरफ, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की तरफ जो आते हैं, यूजुअली वो ट्रेड विंड्स इंडिया की तरफ आकर फिर यहाँ पर मानसून होता है। लेकिन एल नीनो के वक्त ये होता है कि वहां का जो हीट है, जो ट्रेड विंड है, वो जैसे ही इंडिया की तरफ होने को होता है, तो इसी दौरान जो पानी जो है ईस्टर्न साइड में वो और भी ज्यादा गर्म होगा, इतना गर्म कि वहां पर फिर लो प्रेशर क्रिएट होगा, और फिर ये जो ट्रेड विंड है वो रिटर्न उसकी तरफ चला जाता है। यानी जो बारिश हमारे तरफ आने वाली थी वो हमारी दहलीज पर आकर फिर से रिटर्न जाता है, जिसे एल नीनो कहते हैं। इस एल नीनो के चलते या तो हमारे इंडिया में मॉनसून का ऑनसेट लेट होगा,
यानी जहां पर हम देख सकते हैं कि जून में यूजुअली बारिश होती है, ये जुलाई तक जा सकता है। और अगर बारिश वक्त पे शुरू भी हुई तो बाद में इसका असर ये दिखाई दे सकता है कि बारिश 4 दिन गिर रही है, फिर बड़े बड़े स्पेल्स बीच में आ रहे हैं, 10 दिन बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ रहा है, ऐसा। लेकिन इसका असर अगर आप अमेरिका में जाकर देखेंगे तो अमेरिका में ज्यादा फ्लड होगा, बिकॉज यहाँ की पूरी बारिश वहां पर रिटर्न चली गई है। तो वहां पर फ्लड होगा, इतना सारा फ्लड कि जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी कहा कि पूरे ग्लोबल लेवल पर इसका इंपैक्ट दिखाई देगा। अमेरिका में जहां पर माइनिंग्स बहुत होते हैं, कॉपर के माइनिंग्स ज्यादा होते हैं, तो वहां पर इतना पानी गिरने के चलते माइनिंग होती नहीं है। इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत बुरी तरह इंपैक्ट करेगा, इसके चलते जो इंडिया बिकॉज एग्रीकल्चर नेशन है, तो जितना भी आउटपुट हम इंडिया से बनाते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी खत्म होगा, और इंडिया के अंदर भी फूड स्कैसिटी जैसी चीजें हमें दिखाई देंगी। यस सर ने सही बात बोला है। एल नीनो एक प्रोसेस है जो रेगुलरली हर साल नहीं होता, इट टेक्स अराउंड मिनिमम 4-5 years और 6 years, बट ये होता ही पैसिफिक ओशन में। एंड उसका सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब वो पानी गर्म होगा तो वो डेफिनेटली वहाँ के एयर को ऊपर, बिकॉज द एयर विल गेट हीटेड, तो ऊपर जाएगा क्योंकि हीट से एक्सपैंड करता है चीज़ें, आपको पता है साइंस में। करेक्ट। तो जब एयर एक्सपैंड करता है तो वो लाइट होता है तो ऊपर जाता है, जब ऊपर जाता है तो लो प्रेशर क्रिएट होता है। सो जो ट्रेड विंग रास्ते निकल चुके थे बारिश करने के लिए, यहाँ पे लो प्रेशर आ गया तो वो रिटर्न आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ विच एशिया अफेक्ट होगा कि कम बारिश होगा या इरेगुलर रेन होगा। लेकिन जो सर ने बोला कि अमेरिका में उसका उल्टा इफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ का ट्रेड विंड भी वहां पहुंच गया, जिसकी वजह से वहां ज्यादा बारिश होगा। लेकिन दोनों केस में पूरा हमारा जो रेगुलर सिस्टम अफेक्ट होगा, एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, जीडीपी का हिट होना, ये सब चीजें होंगी। हमको ज्यादा इसलिए अलर्ट रहना है, हमें प्रॉब्लम इसलिए है कि वी आर, जैसे सर ने बोला, अग्रेरियन सोसाइटी। नहीं टाइम पे बारिश आया, सही अमाउंट में नहीं आया, तो हमारी जो फसल है वो हिट होगी, फिर हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, एंड विल बी मल्टीपल प्रॉब्लम्स। एल नीनो के साथ और भी होता है दूसरा, जिसे हम कहते हैं ला नीनो, ला नीना। तो ला नीना जिस सर ने, एल नीनो अगर छोटा बच्चा है, यंग लिटिल जीसस, लिटिल बॉय, तो यहाँ पे लिटिल गर्ल है, ला नीना। वो अलग है, कभी अलग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अभी एल नीनो चल रहा है तो हमने उसके बारे में डिस्कशन। और एल नीनो ना हमेशा ही नुकसान पहुंचाएगा, इस बात की गारंटी या श्योरिटी नहीं है। 1997 में सुपर एल नीनो आया था, जैसे अभी इंडिया में आने वाला है, उस वक्त लेकिन आईओडी हुआ था, यानी इंडियन ओशन डाइपोल। जैसे मैंने कहा कि पूरे अर्थ को ना दरअसल बैलेंस करना बड़ा आता है। तो कई बार जब यहाँ से जो ट्रेड विंड्स रिटर्न जाते हैं, तो यहाँ पर जो लो प्रेशर क्रिएट होता है, अरेबियन सी से फिर हमारे मानसून का दूसरा ट्रेड विंड यहाँ पर इंडिया की तरफ आ सकता है, तो तब बैलेंस होता है। 1997 में दरअसल ज्यादा बारिश हुई थी, डिस्पाइट सुपर एल नीनो, इंडिया में उसका दरअसल कुछ इंपैक्ट दिखाई नहीं दिया, इनफैक्ट फ्लड हुआ था। वी वर सेव्ड बिकॉज अरेबियन सी था, तो दिस बैलेंस हो जाता है। इंडिया एक्चुअली इन दिस सेंस इज अ वेरी लकी कंट्री, ज्योग्राफिकली वेरी राइट कंट्री टू लिव। सब कुछ हमारे पास, और ये इसका वन ऑफ द प्रूफ है कि एल नीनो वर्ल्ड को डैमेज करता है, बट इंडिया कैन बी सेव्ड। सो इन दिस केस वी हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच एंड प्रे। लास्ट क्वेश्चन में ये पूछना चाहूंगा कि जो हमारे भी ऑडियंस इस पॉडकास्ट को सुन रहे, आप इन ऑडियंस को एक मैसेज क्या देना चाहेंगे इन रिगार्ड्स विद दिस टॉपिक? मैसेज इन सभी ऑडियंस को वही रहेगा कि आप अपने आप को इस एनवायरमेंट से, इस सिस्टम से अलग, अलूफ ना समझे। आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं इन सभी चीजों में बदलाव लाने के लिए। आज मैं, देखो, ये कहना गलत है कि मदर अर्थ नीड्स यू, बिकॉज वो तो फिर हमारे प्राइड को दिखाने वाली बात होगी। मदर अर्थ का कुछ खास नहीं बिगड़ेगा, जो बिगड़ेगा वो उस पर पलने वाले प्राणियों का बिगड़ेगा, जो हमारा बिगड़ेगा। फिर भी अगर मदर अर्थ पूरी तरह सूखा होगा तो उसको हम डेड प्लैनेट तो कहेंगे ना। तो जरूरी है कि आज हम जितने भी स्टेप्स हमने जो यहां पर बताए उसको फॉलो करें और हमारी नॉर्मल जिंदगी में उसको अमल करें। हमारे बच्चों को मैं कहूंगा, जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो आज हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, बहुत जरूरी है उनसे बातें करना, रूबरू होना, कि ये जो मई मंथ है, जून मंथ है, बहुत ज्यादा इसमें तकलीफ होती है बच्चों को। बच्चे जो चलकर भी आते हैं, चलकर जाते हैं, इतनी धूप में आते हैं, स्टडीज करते हैं, इसमें ना उनको पॉजेस लेना जरूरी है स्टडीज के बीच में। जब थकावट होंगी तो यस, यू कैन पॉज। पानी का जो सेवन है, ये बहुत मतलब बड़ा मूल मंत्र है इस हीट को, हीट से बचने के लिए। तो पानी का सेवन करते रहें, लिक्विड कंज्यूम करते रहें। और अगर आपको हीट स्ट्रोक जैसे अगर कुछ इफेक्ट्स आपके बॉडी में दिखाई दे, तुरंत डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। क्या ना सर, 2 तरह का
हीट स्ट्रोक हमें देखने को मिलता है। एक एक ऐसा हीट स्ट्रोक जो मालूम पड़े कि मुझे हीट स्ट्रोक हो रहा है, मेरा स्किन बर्न हो रहा है, मुझे चक्कर आ रही है, मुझे पता चल रहा है कि देयर इज समथिंग दैट इज डैमेजिंग जो मेरे बॉडी में मुझे महसूस हो रहा है। दूसरा जो है ना वो मालूम नहीं पड़ता है। अगर हमारे टेम्परेचर में मान लो कि बढ़ोतरी हुई है, उसके साथ साथ अगर ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी यानी अगर वाटर कंटेंट अगर बहुत ज्यादा है, तो होता यह है कि हमारे बॉडी से पसीना आता है, लेकिन बॉडी को ऐसे लगता है कि मानो यानी सैचुरेशन हो गया, बिकॉज एयर के अंदर भी बहुत सारा पानी का कंटेंट है, तो पसीना हमारा सूखता नहीं है। अगर पसीना नहीं सूखा तो बॉडी को इंटरनली ऐसा लगता है कि इट इज गुड, एवरीथिंग इज गुड। तो जो इंटरनल जो मैकेनिज्म है हमारा, जो इंटरनल जो एसी सिस्टम है हमारी बॉडी का, वो थम सा जाता है, विच इज वेरी हार्मफुल। तो अगर आपको थोड़ा भी ऐसी भनक हो कि देयर इज समथिंग डैमेजिंग, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना होगा, विजिट करना होगा। यस। सो सर का जो कहना था वो मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ कि अगर आपको पसीना हो रहा है और वो इवापोरेट हो रहा है तो आपका बॉडी कूल होगा इवापोरेशन प्रोसेस से, तो आपका बॉडी ठीक रहेगा। लेकिन अगर कूल नहीं हो रहा है, इवापोरेशन नहीं हो रहा है, पसीना हो रहा है, देन इट इज क्वाइट डेंजरस। जो सर ने बोला 2 तरह के हीट स्ट्रोक होते हैं ना, हमारे लिए कंसर्न की बात है, हमें बहुत कुछ सीखना जरूरी है। हम बच्चों को बताएंगे कि भाई आपके वेकेशन, आप देख रहे हैं कि नॉर्थ में नॉर्मली क्या है, जून में उनका जो साइकिल है नॉर्थ में छुट्टी देने का, वो अपने महाराष्ट्र से अलग है। उनके स्कूल्स वगैरह ऑलमोस्ट 20 या 15 जून तक चलते हैं, 15 जून, एंड देयर हॉलीडेज स्टार्ट फ्रॉम आफ्टर दैट, मे बी जुलाई तक उनको हॉलीडेज होते हैं। उसका रीजन क्या है, दे हैव अडॉप्टेड दी हीटिंग साइकिल, हीट साइकिल, जो हॉटेस्ट टाइम पे वो हॉलीडेज देते हैं। आई थिंक महाराष्ट्र में, मुंबई में हमें भी ये हीट साइकिल को एडजस्ट करके हमें भी हॉलीडेज वगैरह उसके हिसाब से, या लेक्चर्स, वेकेशन बैचेस हमें उसके हिसाब से अलाइन करने पड़ेंगे। दोपहर में हॉट इस सीजन में मई जून और अप्रैल, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मार्च अप्रैल मई जून, विल हैव टू अलाइन आवरसेल्फ। नॉर्थ में तो जो हॉटेस्ट रीजन है वहाँ पे मैं पढ़ रहा था, एक जिला है यूपी में, बांदा नाम है शायद, उसमें फार्मर्स 4:30 बजे 4 बजे सुबह चले जाते हैं, एंड आपको बिलीव नहीं होगा कि 8 साढ़े 8 बजे तक वो घर आ जाते हैं, क्योंकि उसके बाद दे के नॉट बेयर, 8:30 9 के बाद वो गर्मी बाहर का बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो सी हाउ दे हैव अडॉप्टेड। अच्छा है, बट हर कोई, अभी अगर महाराष्ट्र में किया जाए कि भाई 4 बजे हम वर्क करें, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमें तो कुछ चैलेंजेस है ना, कुछ नए स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एज कोचिंग इंस्टीट्यूट, एज वेदा, हमें थोड़े से वेकेशन बैचेस को अलाइन करने पड़ेंगे। मे बी नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम समझेंगे कि व्हाट अलाइनमेंट वी कैन डू, हाउ वी कैन अरेंज एंड रीअरेंज। क्योंकि दिस ईयर वी हैव ऑब्जर्व्ड right from 11:30 onwards in the afternoon till 3 o'clock, 2:33, it is very difficult to be on the streets. पहले से मुंबई में नहीं था, we are brought up in मुंबई, हमने पढ़ाई किया है वहाँ की, मालूम है यहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, बट अनबेरेबल हीट नहीं होता था। ह्यूमिडिटी इज डिफरेंट देन लू, और एक जो डेजर्ट्स वाला हीट होता है जिसमें लू होता है, जो नॉर्थ में होता है नॉर्मली, सूखे वाला हीट जिसको अब लू कहते हैं, लू चलता है, यहाँ पे नहीं ऐसा होता था। बट पास्ट में फ्यू इयर्स इट इज ऑब्जर्व कि ह्यूमिडिटी भी है, इतना स्ट्रॉन्ग हीट भी है, हीट वेव भी है। सो हमें अलाइन करना जरूरी है। अलाइनमेंट, लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, यूजिंग नेचुरल ऑर्गेनिक थिंग्स, जैसे सर ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि अगर आपके पास, देखो मुंबई में तो इतने फ्लैट्स, इतने बिल्डिंग्स है, इतने बड़े बड़े है कि हर किसी का इंडिविजुअल स्पेस नहीं है। बट ये साउथ में और जयपुर राजस्थान में देखा गया है कि उन्होंने अपने रूफ्स को वाइट पेंट कर दिया, टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया। उन्होंने ट्रीज लगा दिए हैं, नेचुरल जो अपने लोकल ट्रीज है छोटे, जरूरी नहीं कि पूरा ट्री लगा दो आप उसको, अगर बॉक्सेस में जो टेम्पररी ट्रीज होते हैं वो लगाने से भी टेम्परेचर नीचे होता। मतलब हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, ईदर विल हैव टू अडॉप्ट और विल हैव टू पेरिश, एंड क्विक अडॉप्शन जरूरी है। कि इतने कंक्रीट जंगल्स देख रहे हैं, इतने रोड्स, हर जगह सीमेंट लगाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, नेचुरलिस्टिक लिविंग जा चुका है। तो हमें वो नेचुरल लिविंग के लिए वापस आना पड़ेगा। एटलीस्ट फॉर इंडिया इट इज मस्ट। वी कैन नॉट टेक अदर कंट्रीज, बट बाकी कंट्रीज में भी हो रहा है स्टेप। वी हैव टू बी वेरी क्विक। आज के इस पॉडकास्ट में एक्चुअली बहुत सारी बातें सीखने और सुनने मिली, जैसे क्लाइमेट चेंज क्या है, वो वेदर चेंज से डिफरेंट कैसे है,
एंड उसका ग्लोबल वार्मिंग पे इफेक्ट कैसे होता है, और हम अपने लेवल पे छोटे छोटे क्या स्टेप्स ले सकते हैं ताकि हम अगले जनरेशन को एक अच्छी विरासत दे सके। तो थैंक यू सो मच नीरज सर एंड मनोहर सर फॉर सच ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन, ब्यूटीफुल सेशन। सो एंड ऑडियंस को मैं कहना चाहूँगा को डेफिनेटली आप इस टॉपिक के ऊपर और रिसर्च करें, और हम कैसे गुड टर्म्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस क्लाइमेट चेंज के लिए अच्छा रखने के लिए, तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे। एंड ऐसे ही कोई और टॉपिक पे अगर आपको पॉडकास्ट देखना आप चाहते हैं वेदा टेक टीम की तरफ से, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन, हैव अ नाइस लाइफ।